हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। वहाँ पर वे कांचीचरण वांगजी के दोनों बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि सोलन और सौशिनचन, वो पांचों वहाँ खड़े हुए थे और बस विंग के आने का इंतज़ार कर रहे थे। वांगजी विंग के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करता है, उसे मानता है एंड क्योंकि वो जानता है क्योंकि विंग को अल्फ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, कोई रोतलू या वीक अल्फ़ा नहीं चाहिए। इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि उसके अगर वीक अगर ने ये डिसाइड किया है कि उससे दूर कर उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है तो वो बनने को रेडी है। वो हर वो चीज़ करने को रेडी है जिससे वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। और तब जब वो वापस आएगा तो उसके वीक अगर सिर्फ उसके होंगे और तब तक अगर उन्होंने शादी ना की हो तो वांगजी सब चीज़ के लिए रेडी था। क्योंकि वांगजी जैसे ही विंग वहाँ से चला गया था, 1 घंटे बाद एक पार्सल रिसीव होता है वी चांसे को। वो सीधे वांगजी के पास जाते हैं और कांचीचरण भी उनके साथ जाती है। वांगजी के डोर पे नॉक करती है और तब वांगजी जो कि हल्का रो रहा था वो अपने आंसू को पोंछते हुए गेट को ओपन करता है और तब वो देखता है कि दोनों ही उसके अंकल और आंट वहाँ हैं। वो उसे बुलाता है और तब वो दोनों कहते हैं विंग ने ये भेजा है तुम्हें, देखो इसमें क्या है। और तब जैसे वांगजी वो देखता है उसके अंदर एयरपोर्ट की टिकट्स थी, फ़्लाइट की, उसका पासपोर्ट था, उसका वीज़ा था, उसकी वो सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थी जो उसे बाहर पढ़ने के लिए, रहने के लिए ज़रूरी थी। हर वो चीज़ थी एंड वांगजी उसे देखकर वो डिसाइड कर लेता है कि नहीं, अगर वीगा ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है तो वो ज़रूर जाएगा। आज तक उसने हर एक बात वीगा ने उसकी मानी है, तो अब वांगजी की बारी है उसके वीगा की बात सुनने की। वो दोनों पेरेंट्स की तरफ देखता है और तब दोनों को हक करते हुए कहता है अंकल आंट, शायद अब मुझे जाना होगा। अगर वीगा चाहते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं तो वांगजी ज़रूर स्ट्रॉन्ग बनेगा। पर वांगजी बेबी नहीं, आपने मुझे बेबी बेबी कहकर मुझे बिगाड़ रखा है और अब मुझे मिस्टर नैन वांगजी बनना है। मेरी माँ और बाबा ने जितनी मेहनत से कंपनी बनाई है उसे का इकलौता ओनर हूँ मैं, तो मुझे उसे संभालना है। लैंड कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है, 175 कंट्रीज़ में वो रन करती है और चाइना को तो रूल करती है। आप समझ रहे हैं वीगा का कितने ज़्यादा टेंस होते हैं ये सब कुछ अकेले संभालने में। इसीलिए अब मैं वहाँ अब्रॉड रहकर वहाँ की सभी मेन ब्रांचेस में वर्क करूँगा और वहाँ से मैं टेक ओवर करूँगा सभी कंपनीज़ को, सभी 175 कंपनीज़ जो मेरी अदर कंट्रीज़ में रन करती है उसे कंट्रोल करूँगा। मैं सब कुछ करूँगा क्योंकि अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीगा ने उसे बहुत संभाल के रखा है बट अब लंजा संभालेगा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ दिख सकती थी। अतः वो दोनों ही उसे सिर्फ पैट करते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर विंग ने कुछ सोचा है तो वो ज़रूर वैसा ही करेगा। बट हाँ, अगर वो बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, तुम्हें सब ज़रूरत हो हमारी, तुम एक कॉल करना, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे वीगा का हमेशा वहाँ तुम्हारे पास खड़े रहेंगे। वांगजी नोट करता है और उन दोनों को हक कर लेता है एंड तब वहाँ से उसकी पूरी पैकिंग स्टार्ट हो जाती है। वांगजी सब कुछ उसके लिए, उसके कपड़े, शूज़, सॉक्स जो भी था उसके पास, वो सब कुछ पैक कर लेता है, उसके बुक्स, उसके सब कुछ। एंड तब आज ये सीन था, वो सब एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहे थे विंग का। वी चांस और कांचीचरण दोनों ही कब से विंग को कॉल लगा रहे थे। इनफैक्ट वांगजी भी लगा रहा था बट विंग किसी का कॉल पिक कर ही नहीं रहा था। उसका असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट या उसका सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड शुयांग, उन्हें भी सब इतना कॉल लगाया बट दोनों में से किसी ने भी कॉल उठाना ज़रूरी नहीं समझा। और विंग का सिक्योरिटी गार्ड असिस्टेंट इंचार्ज जो मेन उसकी सिक्योरिटी होल्ड करता है मिस्टर जॉन, उन्हें भी कितनी बार कॉल लगाया गया बट नहीं, किसी में से कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा है और सब परेशान हुए थे। और वहाँ पर बोर्डिंग के लिए बार बार वांगजी का नाम अनाउंस होने लगा। वांगजी दोनों की तरफ देखता है और तब उन दोनों को हक कर लेता है एंड देन अपनी बेस्टीज़ को हट करता है एंड तब वो अपने अंकल और आंट की तरफ देखते हुए कहता है आंट अंकल गगा का ध्यान रखिएगा, वो मुझे भेज तो रहे हैं पर मुझे पता है वो खुद भी बहुत उदास हो जाएंगे, बहुत लोनली हो जाएंगे क्योंकि उनके चेहरे पर स्माइल तो सिर्फ लंच जलाता है
एंड अब लंजा जा रहा है तो आप कोशिश करिएगा कि वो ठीक रहे। मुझे पता है वो यहीं कहीं है बट सामने नहीं आ रहे, शायद मुझे जाते हुए देखना नहीं चाहते, इसीलिए आप उनका ध्यान रखिएगा। लंजा कॉल करेगा, ठीक है। वो दोनों नोट करते हैं एंड तब वो लंजा वहाँ से बोर्ड करता है एंड तुरंत फ़्लाइट के लिए चला जाता है। एंड उसके जाते ही 5 मिनट के अंदर ही विंग वहाँ पर आ जाता है। और तब कांचीचरण भी जानते, जैसे विंग को देखते हैं वो चिल्लाने वाले थे वांगजी के लिए, पर विंग कहता नहीं, मैं उससे जाने से मिलने नहीं चाहता, उसे जाने दीजिए। विंग पर मैं यहाँ कब से हूँ, आप लोग से 1 घंटा पहले से हूँ। अगर मुझे उससे मिलना होता तो मैं आ जाता, मुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पायलट कहाँ है? जॉन सर तुरंत ही वहाँ से पायलट और इस पूरी एयरलाइन का जो मैनेजर है और जो इनका फ़िलहाल के लिए करंट ओनर है वो सब भागे भागे वी के पास आते हैं, उस फ्लाइट के पायलट और पूरे स्टाफ के साथ। वहाँ पर सब एक साथ खड़े हुए थे एंड बाकी पब्लिक ये सब कुछ देख रही थी कि आखिर ये कौन है जो जिसके लिए ये सब यहाँ भागे भागे आए हैं। विंग कहता है अगर फ़्लाइट में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं आप सबकी जान ले लूँगा, उस फ्लाइट में मेरी जान जा रही है, इसीलिए आराम से, ठीक है। वो पायलट और बाकी स्टाफ की तरफ देखते हुए कह रहा है उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सिक्योरिटी तो भेज रहा हूँ बट अगर फ़्लाइट को और उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा। विंग की वो डार्क ऑरा देकर वो सब जल्दी से नोट करते हैं एंड तब विंग कहता है भाई ऐसे जल्दी चाहिए, प्लेन लेट नहीं होना चाहिए, जितना टाइम है उससे पहले अगर पहुंचा सके तो पहुंचा दीजिएगा। और फिर वो ऐसा कहकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। विंग सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए कहता है देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो सभी नोट करते हैं और यहाँ से वो भी चले जाते हैं। विंग अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, चिंता मत करिए, सब कुछ अरेंजमेंट हो चुके हैं, वांगजी को सेफली उसके हॉस्टल में पहुंचा दिया जाएगा एंड उस वहाँ पर उसे बताने के लिए एक टीचर आ जाएंगे या खुद प्रिंसिपल आ जाएंगे उसे सब कुछ बताने समझाने के लिए। क्यों कर रहे हो विंग ऐसा? कांचीचरण उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। और तब विंग कहता है माँ ये सब बातें हम बाद में घर जाके कर सकते हैं, अभी वो दोनों उन दोनों की तरफ टर्न होता है जो कि शुयांग यानी सॉन्गलैन एंड सॉ शिनचैन थे। और तब फिर वो दोनों भी विंग को देखते हैं। और तब विंग कहता है तुम दोनों को घर जाना चाहिए, वांगजी जाके तुम्हें कॉल कर लेगा, तुम्हें भी यहाँ रुकना नहीं चाहिए। सॉन्गलैन सॉ शिनचैन शुयांग तुम इन दोनों को जाके छोड़ के आओ। शुयांग नोट करता है एंड तब वो दोनों भी उसके साथ चले जाते हैं। और तब फिर वहाँ से पूरा वे फैमिली वापस वे हाउस आता है और तब वो सोफ़े पे बैठते हैं। और तब वी चांद से कहते हैं क्या करे विंग तुम ये? माँ वांगजी का यहाँ रहना ठीक नहीं है, वांगजी दूर रहेगा तो ठीक रहेगा। पर क्यों? तुम तो उससे वो भी मुझसे करने लगा है क्या? हाँ मैं उससे ऑब्सेस्ड हूँ, मैं जानता हूँ, पर वो लास्ट डे उसने मुझे कन्फेस किया कि वो मुझसे प्यार करता है। सच में? हाँ उसने मुझसे कन्फेस किया कि वो चाहता है मुझसे शादी कर लो, मैं उसे अपना अल्फ़ा मान लूँ। मैं आप समझ रही हैं उसे 16 साल का है, मैं 31 का हूँ। आप उसका समझ रही हैं क्या है? वो मुझे कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है, इसीलिए मैंने उसे दूर भेजा है। एंड वैसे भी ये टाइम सही है उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी है। वैसे भी लैंड वो एम्पायर का इकलौता हायर है, इकलौता मालिक है। 175 कंट्रीज़ में लैंड एम्पायर वर्क करती है। अब समझ रही हैं वी कॉर्पोरेशन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमारी कंपनी तो केवल 50 कंट्रीज़ में वर्क करती है और तब भी मैं इतनी टेंशन लेता हूँ। ऐसा समझिए कि उसे कितना है एंड वो वीक नहीं बन सकता माँ, इसीलिए तो फिर उससे सारी फैसिलिटी क्यों दे रहे हो? माँ मैं उसे पेन में नहीं देख सकता, यह बात आप अच्छे से जानती हैं, पर तुम खुद को पेन दोगे? मैं खुद को पेन दूँ वो चलेगा मुझे। विचान से आते हैं और विंग ने जो ओवरकोट पहना हुआ था बड़ा सा जिसमें वो ऑलमोस्ट फुल्ली उसकी बॉडी कवर थी, उसे आकर उसे तुरंत ही उसके हटा देते हैं और वो देखते हैं कि वो पूरे हाथ विंग ने अपने कट कर रखे हैं जिसमें से ब्लीडिंग हो रही है। बट वो उसने ऐसा कपड़ा पहना था जो बहुत ही ज़्यादा
फास्टली ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इसीलिए वो ब्लड नीचे नहीं गिर रहा था। और तब वे चांद से कहते, ये क्या है विंग? विंग सरकास्टिकली हंसते हुए कहता है, मैंने अपनी बेबी को हर्ट किया था, मैंने इसके हाथों से थप्पड़ मारा था तो कट कर लिया। विंग, तुम मेरी दवा नहीं खा रहे हो? मैं खा रहा हूँ, पर मेरी ऑब्सेशन उसके लिए लेकर बढ़ रही है। आपको पता है ना वो कितना ज़्यादा अच्छा हो जा रहा है, उसकी फेरोमोन्स कितनी रिलैक्सिंग है। मैंने उसे हर्ट किया, उसकी आंखों में आंसू आए थे, तो पनिश खुद को भी तो करना होगा ना मम्मा। विंक, संभालो खुद को, तुम समझ रहे हो तुम्हारी हालत क्या है? मैं तुमसे कहा ना शादी कर लूँ, किसी और से शादी कर लूँ ताकि उसकी जान ले लूँ। माँ नहीं, मैं किसी और से शादी कभी नहीं कर सकता। तो फिर मांगजी की कैसे शादी देखोगे? माँ, अगर मांगजी किसी और से प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है, तो मैं उसके बीच में नहीं आऊँगा। खुद को स्टैप करके हॉस्पिटल में पड़े रहोगे उसकी शादी वाले दिन? हाँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मुझे पता है अब लंजा वो लंजा नहीं रहेगा जिसे हम जानते थे। फिंग, माँ, मैंने उसके लिए हर वो चीज़ की है, पर उसे हर वो चीज़ की कीमत भी चुकानी होगी, उसे हर वो चीज़ अर्न करनी होगी, हर वो चीज़। फिंग, माँ, देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने बहुत किया है और अब मैं आराम करना चाहता हूँ। प्लीज़, मेरे ऑलरेडी ब्लड बहुत लॉस हो चुका है, मुझे बहुत वीक फील हो रहा है। जाओ रेस्ट करो, मैं कुछ मेट्स को भेजती हूँ तुम्हारे चोट पे ऑइंटमेंट लगाने के लिए। विंग नोट करता है एंड वहाँ से चला जाता है। विंग अपने रूम में आता है जहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बालकनी थी, वो उसमें जाता है, चेयर लेके बैठ जाता है एंड वो एक सिगरेट को निकालता है एंड उसे पीने लगता है, स्मोकिंग करने लगता है। और वो चाँद की तरफ देख रहा था, उसमें चाँद में उसे सिर्फ उसका भांजी दिख रहा था, उसकी बस वो चाँद को देख रहा था एंड वो उससे बातें करते हुए कहता है, रंजा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो गए, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, तुम मुझे कर्ज भी कर रहे होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर बेबी तुम नहीं जान रहे। अगर तुम यहाँ रहते तो ये जान कर कि तुम भी मुझसे प्यार करते, मैं तुम्हारा क्या करता। मैं तुम्हें खुद से बचा रहा हूँ, तुम इतनी कैपेबल नहीं हो कि तुम मेरी उस साइड को संभाल पाओ, उस साइड को झेल पाओ जो साइड मैंने किसी को नहीं दिखाई है। मेरी डार्क साइड तुम नहीं जानते, खुद को हर्ट करने से ज़्यादा दूसरों को हर्ट कर सकता हूँ। मैंने हर इंसान को जान से मार रखा है जिससे ने दम पर नज़र डाली है। मैं ना जाने मैंने कितनों को मारा है सिर्फ तुम्हारे लिए। और बस वो दो इंसान बचे हुए हैं जो तुम्हारी आंखों में आंसू लाए थे क्योंकि उन्हें तुम्हें मारना है। मैं उनमें कुछ नहीं करना चाहता, पर यकीन मानो मैंने उन दोनों की लाइफ को हेल कर दिया है। वो दोनों ही सड़क किनारे हैं, पता नहीं जिंदा भी हैं या मर चुके हैं, बट लाइफ हेल कर दी है मैंने उन दोनों की। वो दोनों कहीं के नहीं रह गए हैं। और वो जो लैंड हाउस है जो तुम्हारी थी, तुम्हारी मॉम की थी, तुम्हारी फादर की थी, वो ऑलरेडी तुम्हारी हो चुकी है। और अब जब भी तुम वापस आओगे तुम इन सबको एम्पायर के, इस लैंड कॉर्पोरेशन के, इस लैंड एम्पायर के इकलौते ओनर रहोगे। वो सब कुछ तुम्हारा रहेगा। बस बेबी इतने स्ट्रॉन्ग बनकर आना कि तुम इस सब कुछ संभाल सको, नहीं तो तुम्हारे वी काका हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े रहकर तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। बट इन सालों में तुम्हें खुद से स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड तभी वहाँ पे एक फ़ोन की रिंग होती है। विंग अपने पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकालता है एंड तब वो कान पे उसे लगाता है एंड तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, सर यंग मास्टर पहुँच चुके हैं एंड वो बिल्कुल ठीक ठाक है एंड वो हॉस्टल के लिए निकल चुके हैं। विंग नोट करता है एंड तब फिर वो कहता है, पायलट से बात कराओ मेरी। तब पायलट कांपते हुए फ़ोन लेता है, हेलो सर कहता है। और तब पायलट की तरफ देखते विंग कहता है, तुमने पूरे 1 मिनट लेट पहुंचाया है। पायलट कहता, माफ़ कर दीजिए सर, यहाँ का वेदर बिल्कुल ठीक नहीं था। अच्छा, तो वेदर ठीक नहीं था तो फ़्लाइट
बोर्ड क्यों करवाई तुमने? हाँ सर, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कोई इंचार्ज नहीं हूँ उसका सर, प्लीज़। विंग हंसते हुए कहता है, तुम्हारे इंचार्ज की तो ऑलरेडी जान जा चुकी है। उसने मेरी लंजा की जान को खतरे में डाला, ये जानते हुए भी कि वेदर ठीक नहीं है, उसने बोर्ड करवाया तो उसकी तो जान ऑलरेडी जा चुकी है। पर तुम्हारी जान ही बची है। मुझे उम्मीद है कि तुम सेफली अपने घर पहुंच जाओ। तुम्हारी यात्रा मंगल हो। और ऐसे कहकर विंग फ़ोन कट कर देता है। विंग डार्कली देख रहा था एंड तभी गेट पे नॉक होता है। वहाँ पर वो सभी सर्वेंट्स थी जिसे विंग कांसा सर ने भेजा था विंग की पट्टियाँ करने के लिए। विंग कहता है, रुक जाओ, बाहर 1 घंटा खड़ी रहो, 1 घंटे बाद आना जाओ यहाँ से। सभी तुरंत वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। तब विंग सिगरेट को पीकर ख़त्म करता है, उठता है, एक फ्रेश लंबा सा शार लेता है एंड तब बाथरूम में वाके बैठ जाता है। वो रेड वाइन पी रहा था एंड तभी वो सर्वेंट दोबारा आती है एंड तब विंग कहता है, वापस आओ। और तो फिर वो आती है, विंग की सभी हैंड पर पट्टियाँ करती हैं। वो सब कुछ खास सर्वेंट्स थी जो विंग की इस कंडीशन को जानती थी। विंग हर बार खुद को हर्ट करता था, ये बात उन्हें अच्छे से पता था, क्योंकि यही थी जो उसे अक्सर पट्टियाँ करती थी, उसे दवा देती थी, उसे मेडिसिन देती थी। एंड विंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने लंचा को चेक किया था ना जाने से पहले, वो ठीक था ना? वो सभी मेट्स नोट करती हैं। एक्चुअली ये मेट्स नहीं थी, ये हाई प्रोफाइल स्किल्ड डॉक्टर्स थी जो ऐसे ही यहाँ रहती थी ताकि लंजा को कोई शक ना हो। वो अक्सर लंजा की ऐसे ही केयर करती थी, दूर से छुप छुप कर। एंड विंग ने उन्हें स्पेशली हायर किया था एंड वो सभी नोट करती हैं। और तब विंग कहता है, ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ से। और वो चुपचाप बैठ कर लंजा की एक फ़ोटो देख रहा था जो उसकी वॉल के एकदम जस्ट सामने रखी थी। वो पी रहा था एंड उसे देख रहा था एंड उसके सामने उसकी मेडिसिन रखी हुई थी। एंड तब वो उस मेडिसिन को उठाता है, उसे खाता है एंड तब फिर अगेन वो उसे थोड़ी देर ड्रिंक करता है एंड तब वो जाकर चुपचाप सो जाता है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे लंजा की तरफ। हमारा लंजा जैसे ही वहाँ पहुँच चुका था, वो सीधे बाहर आता है। वो देखता है कि उसके नाम की एक टैक्सी खड़ी हुई है, क्योंकि उसे तो वैसे भी पता नहीं था कि उसे जाना कहाँ है। उसे तो पता था कि उसके वेग अगर ने एटलीस्ट उसके लिए टैक्सी तो रखी ही होगी ना। एंड वांगजी वहाँ आकर चुपचाप उस टैक्सी में बैठ जाता है एंड वहाँ से वो टैक्सी उसे सीधे उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ उसे लेकर जाती है। एंड वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एंटर करते ही वांगजी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी थी। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी। वांगजी हैरान होकर विंग के बारे में सोचते, क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगा, पर विंग ने तो यहाँ से पढ़ाई नहीं की है, मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? यहाँ पर तो बहुत पढ़ाई होती है। हाँ, विंग का बहुत ख़राब हो। वांगजी मुँह बनाते हुए जैसे उतरता है, वहाँ पे दिखता है कि वहाँ के प्रिंसिपल या कह लीजिए वहाँ की ओनर और वहाँ की ट्रस्टीज़, वहाँ पे सब कुछ 10-12 बूढ़े खड़े थे। वांगजी के लिए तो वो सब वही थे। वांगजी उन सबको तब देखता है एंड उन सबको क्रिएट करता है एंड तब वो सभी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन वांगजी से देते हैं। एंड वांगजी कहता है, ओ दे थैंक यू तेरे को। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? विंग प्रिंसिपल कहता है कि हमें मिस्टर विभूषण का फ़ोन आया था कि आप आने वाले हैं, तो हमने सोचा कि हम आपको ग्रीट कर दें और आपको पिक कर लें ताकि आप खो ना जाए। यूनिवर्सिटी से बड़ी है ना, इसलिए। वांगजी स्माइल करते हुए कहता है, ओके ठीक है चलिए। और वो सभी वहाँ से सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में आते हैं। वांगजी को वो अपनी उसकी क्लासेस, उसकी स्टडीज़, उसका आगे का जो भी उसे करना है वो सब समझाते हैं। उसे हॉस्टल रूम तक अलॉट कर दिया जाता है। वांगजी को उसका खुद का एक पर्सनल हॉस्टल रूम मिला था जो कि बहुत ही बड़ा था, स्पेशियस था एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। हाँ, कोई लग्जरी चीज़ें नहीं थी। एक कंफर्टेबल सा बहुत सॉफ्ट सा मैट्रेस वाला बेड था, एक अलमीरा था उसके सामान रखने के लिए, कुछ छोटी मोटी चेयर्स थी, एक स्टडी टेबल था, स्टडी चेयर टेबल थी, एक बुक्स रखने के लिए सेल्फ थी एंड कुछ और अलग चीज़ें थी। बट हाँ, वो चीज़ें काफ़ी क्लीन थी, सुंदर थी एंड काफ़ी डिसेंट थी। वांगजी उन सब चीज़ों की तरफ देखता है एंड तब कहता है शाय करते हुए, हॉस्टल में तो यही मिलेगा ना, मुझे टीवी भी नहीं मिलेगा, मेरी बाइक्स, मेरी मोटर बाइक्स, मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं यहाँ कैसे जीऊँगा? वो कर्ज करते हुए अंदर आता है
एंड अपने सामानों को एक साइड में रख देता है। तभी वहाँ उसकी डोर पर नॉक होता है एंड तब वहाँ पर डोर ओपन करता है। वहाँ पे दिखता है कि वहाँ पर उसकी वार्डन है, मैंने उसके साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, या कह लीजिए कोई लोग हैं